अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस समेदा क्लास में मैं मोहम्मद हफीज़ुर्रहमान आप सभी का खैर मुक़द्दम करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, मैं 9वीं जमात के हिस्सा नसर से सबक लेज़र शुआएँ क्या हैं लेकर हाजिर हूँ। अपनी निसाबी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 26 देखें। अज़ीज़ तलबा, इस सबक के अहम नुकात हैं। खालिद इरफान की शख्सियत से हम सबसे पहले मुतारुफ़ होंगे। बुलंद आवाज़ में इस सबक को पढ़ाया जाएगा। रोशनी के ज़राए मालूम करेंगे। कुदरती रोशनी के मद्दे मुक़ाबिल खड़ा होने की इंसान की कोशिश को हम मालूम करेंगे। फिर इसके बाद लेज़र के इस्तेमालात के मुताल्लिक़ हम मुख्तसर जानेंगे। लेज़र के मतनू इस्तेमाल का राज और अहमियत को जानेंगे। लेज़र के लॉन्ग फॉर्म और लेज़र की ईजाद के मुताल्लिक़ जानेंगे। लेज़र के 4 इनफरादी खुसूसियत के मुताल्लिक़ जानेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब हम लेज़र शुआएँ क्या हैं सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ जानेंगे। सबसे पहले लेज़र शुआएँ क्या हैं सबक के मुसन्निफ़ खालिद इरफान को आप देख लें। हमारी यहाँ स्क्रीन पर खालिद इरफान की तस्वीर मौजूद है। आप इन्हें बहुस्न खूबी देख सकते हैं। इनका नाम खालिद इरफान। इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? इनकी पैदाइश 30 नवंबर 1932 को बेंगलुरु में हुई। इनके अदबी खिदमात क्या थे? इनके अदबी खिदमात, वो रिसालों के लिए तनक़ीदी मज़ामीन लिखा करते थे। उर्दू में साइंसी मज़ामीन लिखते थे। अंग्रेज़ी में इक़बाल और आज़ाद पर गिरां क़दर मज़ामीन लिखे हैं। तनक़ीदी मज़ामीन में इनका एक मजमुआ शाया हुआ है जिसका नाम है जज़्ब व एहतिसाब। ये तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ 2005 में शाया हुआ। सेंट जोसेफ कॉलेज में इल्म कीमिया के प्रोफ़ेसर रहे। ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर की खिदमत अंजाम दिए। इनका इंतकाल 2005 को बेंगलुरु में हुआ। बच्चों, आप इस सबक को बगौर अब समाअत फरमाएं। रोशनी कुदरती भी होती है और मसनूई भी। कुदरती रोशनी लामहदूद है। इसके ज़राए इंसानी पहुँच से बाहर हैं। कुदरती रोशनी की यकरंगी में बखलमूनी पिन्हा है। अपनी सलाहियतों और काबिलियतों को जब से इंसान ने शऊरी तौर पर महसूस किया है, वह इस बात की पूरी कोशिश करता रहा है कि भले ही वह कुदरत को नीचा ना दिखा सके, लेकिन इसके मुकाबिल तो खड़ा हो सकता है। रोशनी के सिलसिले में भी इसकी यही कोशिश रही है कि मसनवी रोशनी मुतनोह हो और साथ ही इतनी ताकतवर भी कि कुदरती ज़राए का मुकाबला कर सके। बिजली और जौहरी तवानाई की दरियाफ्त ने इस सिलसिले में मदद की है, लेकिन मेज़र और लेज़र की ईजाद तक वो कुदरत के मद्दे मुकाबिल आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिलखुसूस लेज़र की ईजाद के बाद तो मसनवी रोशनी का एक ऐसा ज़रिया हाथ आ गया कि वो ना सिर्फ सूरज की रोशनी से करोड़हा गुना तेज़ रोशनी पैदा कर सकता है, बल्कि वो इस कदर तेज़ रोशनी को अपने ख्वाबों में इस तरह रख सकता है कि इंसानी आँख जैसे नाजुक उज़ू पर अमल जर्राही करते हुए वो इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकता है। लेज़र से निकलने वाली शुआओं से फौलाद की मोटी चादरों में सुराख भी बनाए जा सकते हैं और ज़मीन पर बैठकर चाँद पर इस तरह रोशनी फेंकी जा सकती है कि वहाँ सिर्फ 2 मील का इहाता रोशन हो। लेज़र शुआओं के इतने मुतनू इस्तेमाल का राज इनकी बाज़ मुनफरिद खुसूसियतों में पोशीदा है। ये शुआएँ खालिस होती हैं, यानी वह सिर्फ एक ही तरह की रोशनी से तरकीब पाई हुई होती हैं। इस तरह रोशनी की इन लहरों की लंबाई हर हालत में एकसां रहती है और वो मरबूत रहती हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई होती हैं कि अकाई बन जाती हैं।
ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ان خصوصیات کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن سائنسدان، انجینئر اور ڈاکٹر جانتے ہیں کہ ان معمولی خصوصیتوں ہی سے کیا کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ لیزر مخفف ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن۔ اس آلے میں توسیع نور بذریعے ہیجانی اشیاء کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ الادین کے چراغ کے دیو جیسی صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ 1960 کے گرما میں اس الادین کے چراغ کا پتہ لگایا جا سکا، جو ایک نئی ٹیکنالوجی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس انوکھی اور کارآمد ایجاد میں امریکہ اور روس دونوں ملکوں کے سائنسدانوں کے نام گنائے جا سکتے ہیں۔ دنیا کا اولین لیزر ہیوگس ایئر کرافٹ کمپنی کیلیفورنیا کے سائنسدان TH میمن نے 1960 میں بنایا تھا۔ لیزر شعاؤں کی 4 انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں: اول گہرائی، دوم ایک رخی، سوم ایک رنگی، چہارم دھاریوں کی چوڑائی۔ ان چاروں خصوصیات میں باہم تعلق ہوتا ہے، مثلاً یک رخی اور وسعت دراصل ان شعاؤں کی ایک رنگی کی 2 خصوصیات یعنی عرض و طول کا پتہ دیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے لیزر شعاعیں کیا ہیں سبق کو بغور سماعت فرمایا۔ چلیے اب ہم اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ روشنی قدرتی بھی ہوتی ہے اور مصنوعی بھی۔ قدرتی روشنی لامحدود ہے، اس کے ذرائع انسانی پہنچ سے باہر ہیں۔ روشنی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قدرتی، دوسرا مصنوعی۔ قدرتی یعنی جو روشنی ہمیں قدرت کی طرف سے ملتی ہے وہ قدرتی روشنی کہلاتی ہے۔ مصنوعی روشنی سے مراد انسان کی بنائی ہوئی روشنی کو مصنوعی روشنی کہتے ہیں۔ قدرتی روشنی کے ذرائع کون سے ہیں؟ کیا آپ بتا سکو گے بچوں؟ چلیے دیکھتے ہیں قدرتی روشنی کے ذرائع کون سے ہیں۔ جی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ قدرتی روشنی کے ذرائع ہیں۔ مصنوعی روشنی کے ذرائع کون سے ہیں؟ بلب، ٹارچ، چراغ وغیرہ مصنوعی روشنی کے ذرائع ہیں۔ قدرتی روشنی کے ذرائع، سورج کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، چاند کی تصویر جگمگاتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، رات میں جگمگاتے ہوئے ستارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے بچوں قدرتی روشنی کے ذرائع ہیں۔ پھر مصنوعی روشنی کے ذرائع یہاں موجود ہیں، اسکرین پر آپ بحسن خوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک الیکٹرک بلب ہے، پھر کینڈل ہے، یہ مصنوعی روشنی ہے۔ قدرتی روشنی میں بخلمونی پنہا ہے۔ بخلمونی کے معنی ہیں رنگا رنگی، یعنی قدرت کی جو سفید روشنی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں رنگا رنگی چھپی ہوئی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک رنگ سے بنی ہوئی نہیں ہے، اس میں بہت سارے رنگ چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں۔ پنہا کے معنی ہیں پوشیدہ، جسے انگلش میں ویب گیار کہتے ہیں۔ ویب گیار کیا ہے بچوں؟ دراصل یہ ایک کلرز کا ایک شارٹ فارم ہے، جیسے وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ۔ تو قدرتی روشنی میں بخلمونی پنہا ہے، دکھائی دینے والی صرف ایک سفید روشنی ہمیں معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بہت سارے رنگوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، تقریباً 7 رنگوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، جیسے وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں ویب گیار کہتے ہیں۔ بچوں یہ پرزم ہے، آپ نے سائنس کلاسز میں اس کو دیکھا ہے۔ اس پر جب معمولی روشنی ڈالی جاتی ہے تو وہ معمولی روشنی جن کا رنگ صرف ایک ہوتا ہے انہیں 7 رنگوں میں منتشر کر کے آپ کو اس طرح دکھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ قدرت کی روشنی میں رنگا رنگی چھپی ہوئی ہے،
اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کی ایک اسکیل لے کر بھی آپ دھوپ میں دیکھیں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں جو روشنی ایک ہی قسم کی دکھائی دے رہی ہے وہ رنگوں پر مشتمل ہے، اس میں رنگ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک اور تصویر ہے آپ کے سامنے، قوس قزح جسے ہم کہیں گے یعنی رینبو۔ جب دھوپ کے وقت بارش آتی ہے، بچوں آپ نے آسمان پر غور کیا ہوگا، ایک طرح کا رینبو، ایک طرح کی کمان دکھائی دیتی ہے جسے رینبو کہتے ہیں، اردو میں اسے قوس قزح کہتے ہیں۔ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو جب سے شعوری طور پر محسوس کیا، جب سے انسان کو فہم آئی، جب سے انسان سوچنے لگا، اس وقت سے انسان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا آ رہا ہے کہ وہ قدرت کو نیچا نہیں دکھا سکے تو کیا اس کے مقابل تو کھڑا ہو سکے۔ انسان نے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا، اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا۔ اس نے اپنے جسم پر پر باندھ لیے اور ایک بڑی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ اس کا نتیجہ سے آپ واقف ضرور ہوں گے کہ وہ ضرور زمین پر گر گیا ہوگا۔ تو غرض میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان پرندوں کی طرح اڑنا چاہا، پرندوں کی طرح نہیں اڑ سکا تو کیا ہوا، اس نے ہوائی جہاز بنا لیے۔ اب وہ پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک میلوں کا فاصلہ طے کر کے دوسرے مقام تک میلوں کا فاصلہ طے کر کے دوسرے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو غرض اس طرح کی کوشش زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں انسان نے کی۔ جب انسان کو گرمی محسوس ہوئی تو قدرت کے مقابلے میں کھڑنے کے لیے اس نے ایئر کنڈیشنرز ایجاد کیے، فین وغیرہ ایجاد کر لیے۔ مچھلی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا، مچھلی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا، مچھلی کے جیسا تیرنا چاہا، اس نے پانی جہاز بنا لیے اور ان پانی جہازوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے لگا۔ خراب موسم رہنے کی وجہ سے بارش جب رک جاتی ہے اس وقت انسان نے بادلوں پر کیمیکل چھڑکاؤ کے ذریعے بارش کو زمین پر یقینی بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان قدرت کے مقابلے میں ہمہ وقت کھڑا ہونے کی کوشش کیا۔ دن میں سورج کی روشنی رہتی ہے، اس سے روشن رہتا ہے، جب رات آئی تو تاریکی چھا گئی۔ اب تاریکی سے بچنے کے لیے انسان نے الیکٹرک بلب کی ایجاد کر لی، اس طرح وہ تاریکی کو بھی مات دے گیا۔ تو غرض یہاں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ روشنی کے سلسلے میں بھی انسان کی یہی کوشش رہی ہے کہ روشنی متنوع ہو اور طاقتور بھی کہ قدرتی ذرائع کا مقابلہ کر سکے۔ بچوں آپ کی اسکرین پر ایک تصویر موجود ہے، کیا آپ پہچان سکتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص تھامس الوا ایڈیسن ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے الیکٹرک بلب بنایا۔ جب روشنی کی بات ہو رہی ہے تھامس الوا ایڈیسن کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ بجلی اور جوہری توانائی کی دریافت نے اس سلسلے میں مدد کی، یعنی انسان کی جو کوشش ہے کہ روشنی کے معاملے میں وہ قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، تو اس سلسلے میں بجلی کی ایجاد اور جوہری توانائی کی ایجاد نے کافی حد تک مدد کی۔ جوہری توانائی کہتے ہیں نیوکلیئر انرجی کو۔ یہاں نیوکلیئر پلانٹس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیوکلیئر پلانٹس ہیں۔ اس سے بجلی بھی تیار کی جا سکتی ہے، توانائی بھی تیار کی جا سکتی ہے، چاہے تو اس سے میزائل بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن میزر اور لیزر کی ایجاد تک وہ قدرت کے مد مقابل آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بجلی کی دریافت ہوئی، جوہری توانائی کی دریافت ہوئی، تھوڑے بہت جو انسان کی خواہش تھی کہ روشنی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو انسان کی خواہش تھی کہ روشنی کے معاملے میں وہ قدرت کے مد مقابل کھڑا ہو سکے، اس سلسلے میں جوہری توانائی اور بجلی نے کچھ حد تک مدد کی۔ لیکن جب تک لیزر اور میزر کی ایجاد نہیں ہوئی اس وقت تک انسان قدرت کے مد مقابل نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔
मेज़र लेज़र का ही एक फॉर्म है। समझ लीजिए लेज़र नाम दिया गया है, इससे पहले उसे नाम जो है मेज़र दिया गया था। यहाँ एम स्टैंड फॉर माइक्रोवेव। बिलखुसूस लेज़र की ईजाद के बाद तो मसनवी रोशनी का एक ऐसा ज़रिया हाथ आ गया कि वह न सिर्फ सूरज की रोशनी से करोड़ा गुना तेज़ रोशनी पैदा कर सकता है, बल्कि वो इस कदर तेज़ रोशनी को अपने ख्वाबों में इस तरह रख सकता है कि इंसानी आंख जैसे नाजुक उज़ू पर अमल जर्राही करते हुए इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकता है। तो लेज़र की जब ईजाद हुई तो इंसान के हाथ में लेज़र की ईजाद से एक ऐसा ज़रिया हाथ में आ गया, ये सूरज की रोशनी से करोड़ा गुना तेज़ रोशनी पैदा कर सकता है, और इतनी तेज़ रोशनी को इंसान इस तरह काबू में कर सकता है कि जो इंसानी आंख जैसे नाजुक अज़ू पर भी इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकता है। आई ऑपरेशन के लिए इसका मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज़र से निकलने वाली शुआओं से फौलाद की मोटी चादरों में सुराख भी बनाए जा सकते हैं, और ज़मीन पर बैठकर चाँद पर इस तरह रोशनी फेंकी जा सकती है कि वहाँ सिर्फ 2 मील का इहाता रोशन हो। तो लेज़र के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। आई ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फौलाद की मोटी चादर में सुराख बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ज़मीन पर बैठकर चाँद पर इस तरह रोशनी फेंकी जा सकती है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मील का इहाता रोशन हो। तो इतने सारे खुसूसियात लेज़र में हैं। इसका राज क्या है? इसका राज इसकी कुछ मुनफरिद खुसूसियतों में पोशीदा है, छुपा हुआ है। यानी लेज़र की शुआएँ खालिस होती हैं, वह सिर्फ एक ही तरह की रोशनी से तरकीब पाई हुई होती हैं। ये शुआएँ मिक्स नहीं होती, एक ही तरह की रोशनी से तरकीब पाई हुई होती हैं। आपके सामने बच्चों तस्वीर हैं, यहाँ लेज़र से फौलाद की मोटी चादर में सुराख बनाए जा रहे हैं। अब मौसर अंदाज में आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह रोशनी की इन लहरों की लंबाई हर हालत में एकसां रहती है। तो लेज़र की जो शुआएँ रहती हैं, लेज़र के जो लहरें रहती हैं, उनकी लंबाई हर हालत में एक जैसी रहती है। यानी लेज़र के अलावा जो दूसरे रोशनी के ज़राए हैं, इनकी रोशनी की लहरें जो हैं बड़ी और छोटी एकसां नहीं रहती, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी रहती हैं, मगर लेज़र रोशनी की लहरों की लंबाई जो है हर हालत में एकसां रहती है, और साथ ही मरबूत रहती है, इतनी मरबूत कि अकाई बन जाती है, एक बन जाती है। एक आम आदमी के लिए इन खुसूसियात की कोई अहमियत ना हो, लेकिन साइंसदान, इंजीनियर और डॉक्टर जानते हैं कि इन मामूली खुसूसियतों ही से क्या कुछ फ़र्क पड़ जाता है। आम आदमी के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, मगर इंजीनियर और डॉक्टर जानते हैं कि लेज़र से क्या क्या अच्छे काम लिए जा सकते हैं। लेज़र मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़ के माने हैं मुख्तसर किया हुआ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। लेज़र मुखफ़फ़ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। इसको उर्दू में हम यूँ कह सकते हैं तौसी नूर बज़रिए ही जानी अशआ। जो शुआएँ लेज़र से निकलते हैं वह अलादीन के देव जैसी सलाहियतें रखती हैं। तो बच्चों लेज़र को अलादीन के चिराग से ताबीर किया गया है। वजह क्या है? आप पुराने क़िस्सों में, वाक़यात में पढ़े होंगे या टीवी सीरियल्स में देखे होंगे कि अलादीन का एक चिराग होता था, जब वो चिराग घिसता था उस वक्त उससे एक बड़ा जिन निकल आता था। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि लेज़र शुआएँ किस तरह हम हासिल कर सकेंगे। हालांकि ये कोई साइंसी क्लास नहीं, हमें यहाँ लेज़र शुआओं को अदबी पारे में ही पढ़ना होगा, मगर फिर भी मुख्तसर तौर पर यहाँ लेज़र शुआएँ कैसे हासिल की जा सकती हैं ये थोड़ा देख लें। यहाँ एक एटम तस्वर करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनर्जी लेवल 0 और एनर्जी लेवल 1 के 2 रिंग्स हैं और लाइट फोटान है। लाइट फोटान को इलेक्ट्रॉन पर पुश किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लाइट फोटान को
ऑब्जॉर्ब करके एनर्जी लेवल 1 पर एक्साइट होके चला जाता है। इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 पर नैनो सेकेंड्स के लिए मौजूद रहता है, फिर वापस एनर्जी लेवल 0 पर आ जाता है। आते वक्त शुआ की एक लहर छोड़ आता है, इसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अब इसे एक और तरीक़े से समझ लें। कैविटी के इर्द गिर्द मिरर हैं, जिसमें एक 100% रिफ्लेक्टिव मिरर है, दूसरा 98% रिफ्लेक्टिव मिरर है। जब गेन मीडियम को एक्सटर्नल एनर्जी का सपोर्ट दिया जाएगा, इस वक्त पॉपुलेशन इन्वर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शुआएं एक मिरर से दूसरे मिरर को टकराएंगी और शुआओं की लहरों में इजाफ़ा होता जाएगा। आखिर में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर शुआओं को रोक नहीं सकेगा और एक बीम निकल जाएगी, जिसे लेज़र शुआ कहते हैं। अजीज़ बच्चों, लेज़र शुआओं की ईजाद 1960 के गर्मा में हुई। इस ईजाद में अमेरिका, रूस दोनों मुल्कों के साइंसदानों के नाम गिनाए जा सकते हैं। जो 1960 में लेज़र शुआओं का पता लगाया जा सका, वही जो है ये नई टेक्नोलॉजी में एक पेशखीमा साबित हुआ। पेशखीमा के माने हैं इब्तिदा या तमहीद। आइए बच्चों, अब हम लेज़र की तारीख़ को जानेंगे। सबसे पहले लेज़र के मुताल्लिक़ आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्टिमुलस। इसके अलावा मैक्स प्लांक, चार्ल्स हार्टाउन्स, आर्थर लियोनार्ड के नाम भी लेज़र के मौजूदों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ हमारे पास तस्वीर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख सकते हैं। इन्होंने 1917 में स्टिमुलेटेड एमिशन की थ्योरी पेश की। फिर मैक्स प्लांक को देख सकते हैं। इन्होंने 1900 में एक रिसर्च पेपर पेश किया, जिसमें कहा गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक फॉर्म है। इसके बाद चार्ल्स हार्टाउन्स को भी आप देख सकते हैं। आर्थर लियोनार्ड स्कॉलर को भी देख सकते हैं। इन्होंने 1954 में अपने रिसर्च पेपर लेज़र शुआओं के मुताल्लिक़ पेश किए थे। दुनिया का अव्वलीन लेज़र ह्यूगेस एयरक्राफ्ट कंपनी, जो कि कैलिफोर्निया की कंपनी है, इसके एक साइंसदान TH मैमन ने ईजाद किया था। और इन्होंने कब ईजाद किया था? 1960 में। बच्चों, लेज़र शुआओं की 4 इनफरादी खुसूसियात हैं। एक गहराई, दूसरा एकरुखी, सुवम एकरंगी, चहारम धारियों की चौड़ाई। इन चारों खुसूसियात में बाहम ताल्लुक होता है, एक दूसरे का ताल्लुक होता है। मसलन एकरुखी और वसाअत अर्ज व तूल का पता देती हैं। गहराई से मुराद इन शुआओं के लहरों में रब्त होता है, ये कोहेरेंट होते हैं, मरबूत होते हैं। एकरुखी से मुराद ये शुआओं का रुख जो है सिर्फ एक ही तरफ होता है, ये बिखरे हुए नहीं होते, भटके हुए नहीं होते, एक ही सिमत में जाने वाली होती हैं। तीसरा एकरंगी, एकरंगी से मुराद एक ही रंग की होती हैं। दूसरी जो रोशनी होती है, जो मामूली रोशनी होती है, इसमें रंगारंगी छुपी हुई होती है, मगर लेज़र शुआएं यकरंगी होती हैं, एक रंग से तरकीब पाई हुई होती हैं। चहारम धारियों की चौड़ाई, इसकी चौथी खुसूसियत है धारियों की चौड़ाई, यानी लहरों की लंबाई और उसवत जो है वो एक ही जैसी होती है, वरना दूसरे जो रोशनी के मंबा हैं उनके लहरों की वसात जो है एक जैसी नहीं होती। चलिए इस तस्वीर के ज़रिए समझें। ये इसमें लेज़र प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है, लेज़र की खुसूसियात को बताया गया है। मोनोक्रोमेटिक लेज़र लाइट और ऑर्डिनरी लाइट से यहाँ मुआवजना किया गया है। लेज़र लाइट में मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही रंग से बनी हुई होती हैं, लेज़र शुआएं एक ही रंग से बनी हुई होती हैं, जबकि एक ऑर्डिनरी लाइट में, एक मामूली लाइट में जो है बहुत सारे रंग मिक्स होते हैं, शामिल होते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्शनल लेज़र की लहरें जो हैं इनका रुख सिर्फ एक ही होता है, डायरेक्शन में होते हैं, सीधा होता है इनका रुख, मगर यहाँ एक मामूली लाइट की रोशनी जो होती है वो बिखरी हुई होती है, चारों तरफ बिखरी हुई होती है। इसके बाद कोहेरेंट यानी लेज़र शुआओं की लहरें
मरबूत होती हैं, इस तरह दिखाई देते हैं गोया के वो अकाई हो। मगर ऑर्डिनरी लाइट के शुआओं की लहरें जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, वो मरबूत नहीं होते। चलिए और हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मामूली रोशनी है, फिर लेज़र रोशनी है। लेज़र रोशनी में एक रंगी है, सिर्फ एक ही रंग है। मामूली रोशनी में रंगा रंगी है। फिर लेज़र रोशनी एक रुखी है, इसकी लहर सीधी है, मगर मामूली रोशनी की लहरें जो हैं बिखरी हुई हैं। इसके बाद गहराई, जिसे हम कोहेरेंट कहते हैं, लेज़र रोशनी की गहराई होती है, यानी लेज़र शुआएं मरबूत होते हैं, एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि अकाई के जैसे दिखाई देते हैं। मगर मामूली रोशनी की लहरें जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, उनकी लंबाई एक जैसी नहीं रहती, उनकी वसअत जो है एक जैसी नहीं रहती। बच्चों, हमने पढ़ा लेज़र शुआएं क्या हैं इस सबक का पहला हिस्सा। इस सबक में हमने जाना कि रोशनी के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं, रोशनी की किस्में कौन सी हैं, कुदरती रोशनी की किस्में कौन सी हैं, मसनवी रोशनी की किस्में कौन सी हैं, और इंसान ने कुदरत के मुकाबले में खड़ा होने के लिए क्या क्या कोशिशें की, रोशनी के मामले में इंसान की कोशिश क्या रही, कुदरत के मुकाबले वो किस तरह खड़ा हो सका। इसके बाद लेज़र की ईजाद के बाद लेज़र से वो क्या कुछ काम लेने लगा, यानी लेज़र से फौलाद की मोटी चादरों में सुराख बनाने लगा, आँखों पर अमल जराही के लिए इसका इस्तेमाल करने लगा, चाँद पर रोशनी इस तरह फेंकने के काबिल हुआ कि सिर्फ 2 मील का इहाता वहाँ रोशन हो। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने ये जाना कि डॉक्टर और इंजीनियर के नज़दीक लेज़र शुआओं की अहमियत क्या है। इसके अलावा हमने लेज़र के जो 4 खुसूसियात हैं इसके मुताल्लिक़ हमने जाना। इसके अलावा लेज़र की ईजाद के मुताल्लिक़ जाना, लेज़र की तारीख़ के मुताल्लिक़ जाना और लेज़र के फुल फॉर्म के मुताल्लिक़ जाना। बच्चों, अब हम मशक़ी सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, रोशनी कितनी किस्म की होती है? आप बताएं। जी, रोशनी 2 किस्म की होती है। दूसरा सवाल, लेज़र शुआओं को कब दरियाफ्त किया गया? कौन बता सकते हैं? जी, आप बताएं। जी, बिल्कुल सही, लेज़र शुआओं को 1960 के गर्मा में दरियाफ्त किया गया। एक और सवाल है, दुनिया का अवलीन लेज़र किसने ईजाद किया? क्या आप बता सकेंगे? जी, बिल्कुल सही जवाब, दुनिया का अवलीन लेज़र TH मैमन ने ईजाद किया। एक और सवाल, लेज़र की 4 इनफरादी खुसूसियात कौन सी हैं? कौन बताएंगे? जी, आप बताएं। ठीक है, लेज़र की 4 इनफरादी खुसूसियात हैं। अव्वल गहराई, दुव्वम एक रुखी, सुव्वम एक रंगी, चहारम धारियों की चौड़ाई। बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी है खाना पूरी कीजिए। पहला, खालिद इरफान की पैदाइश डैश शहर में हुई। खालिद इरफान के तनकीदी मज़ामीन के मजमुए का नाम क्या है? खालिद इरफान सेंट जोसेफ कॉलेज में डैश के प्रोफेसर थे। खालिद इरफान का तनकीदी मजमुआ डैश सन में शाया हुआ। उम्मीद है ये जवाबात आपको मालूम हैं। चलिए इनके जवाबात क्या हैं देखते हैं। खालिद इरफान की पैदाइश बेंगलुरु शहर में हुई। खालिद इरफान के तनकीदी मज़ामीन का मजमुए का नाम है जज़्ब व एहतिसाब। खालिद इरफान सेंट जोसेफ कॉलेज में इल्म कीमिया के प्रोफेसर थे। खालिद इरफान का तनकीदी मजमुआ सन 2005 में शाया हुआ। बच्चों, एक और सरगर्मी है। यहाँ कुछ जुमले हैं, लेज़र शुआओं के मुताल्लिक़ आपको बताना है कि ये जुमले सही हैं या गलत। कुदरती रोशनी की एक रंगी में बखलमुनी पिन्हा होती है। लेज़र 7 रंगों की रोशनी को कहते हैं। लेज़र शुआएं एक ही रोशनी सी तरकीब पाई हुई होती हैं। लेज़र से फौलाद की मोटी चादरों में सुराख बनाए जा सकते हैं। चलिए इनके जवाबात देखते हैं। आपने तय कर लिया होगा कि कौन से सही हैं, इसमें कौन से गलत हैं। कुदरती रोशनी की एक रंगी में बखलमुनी पिन्हा होती है, ये सही है, इसलिए कि कुदरती रोशनी में 7 रंग छुपे हुए होते हैं। जैसा कि हमने प्रिज्म में देखा, लेज़र 7 रंगों की रोशनी को कहते हैं। इसे गलत करार दिया गया है। वजह यही है कि लेज़र
में सिर्फ एक ही रंग होता है। ये कुदरती रोशनी में 7 रंग होते हैं। लेज़र शुआएं एक ही रोशनी से तरकीब पाई हुई होती हैं। ये जवाब सही है, एक ही तरह की रोशनी से तरकीब पाई हुई होती हैं लेज़र शुआएं। लेज़र से फौलाद की मोटी चादरों में सुराख बनाए जा सकते हैं। जवाब सही है, इसलिए कि हमने देखा भी है कि फौलाद की मोटी चादर में सुराख कैसे बनाए जा रहे हैं। बच्चों, अब घरेलू मश्क है। इन सवालात के जवाबात लिखिए। लेज़र शुआओं के 4 इनफरादी खुसूसियात कौन से हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, लेज़र की ईजाद किसने की? तीसरा सवाल, खालिद इरफान का तारुफ लिखें। इन सारे सवालात के जवाबात लिखकर अपने उस्ताद को दिखाइएगा और उनसे इस्लाह कर लीजिएगा। अज़ीज़ नाज़रीन, ये नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोते रहें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। मैं मोहम्मद हफ़ीज़ुर रहमान, मुझे इजाज़त दें।